क्या हो अगर हम ये मान लें कि आज जो हम चारों तरफ अराजकता देख रहे हैं, मेरा मतलब है प्रदूषण और ये अंतहीन नकारात्मक खबरें, जी। वो सब दुनिया के खत्म होने का संकेत नहीं है। हाँ, लोग अक्सर ऐसा ही सोचते हैं। बिल्कुल। बल्कि क्या हो अगर ये सारी उथल-पुथल इस बात का सबसे बड़ा और पक्का सबूत हो कि एक बहुत ही शानदार और स्वर्णिम युग बस शुरू ही होने वाला है। ये तो बहुत ही एक रिफ्रेशिंग विचार है ना? हम्म। आज हम जिस विषय की इस गहन चर्चा में या इस डीप डाइव में तय तक जाने वाले हैं, वो कुछ ऐसा ही दावा करता है। मैं आपका होस्ट हूं और मेरे साथ हमारी एक्सपर्ट मौजूद हैं और हम दोनों मिलकर इस पर बात करेंगे। जी, सभी का स्वागत है। और आज हमारे पास जो स्रोत है उसका नाम है द इनएविटेबल डॉन, ह्यूमैनिटीज रिटर्न टू द गोल्डन एज। हाँ, और ये कोई साधारण मोटिवेशनल किताब नहीं है। मतलब ये सीधे तौर पर हमारी दुनिया के काम करने के तरीके और समय की प्रकृति पर एक बहुत ही गहरा दार्शनिक नजरिया पेश करता है। बिल्कुल। और इसका सबसे दिलचस्प हिस्सा वो दृश्य है जिससे इसकी शुरुआत होती है, एक उगते हुए सूरज का दृश्य। हाँ, वो सूरज वाला हिस्सा बहुत प्रभावशाली था। जी, संदेश बहुत साफ है कि उगता हुआ सूरज कभी धोखा नहीं देता। मतलब रात कितनी भी लंबी या गहरी क्यों ना हो, दिन का आना बिल्कुल तय है। सही बात है। आज के समय में जहां हर कोई अपने फोन पर बस दुनिया की बुरी खबरें ही स्क्रॉल कर रहा है, भविष्य को लेकर इतना पक्का और सकारात्मक नजरिया देखना एक झटके जैसा लगता है। ये झटके जैसा इसलिए लगता है क्योंकि हमने दुनिया को देखने का एक खास चश्मा पहन लिया है। आज का हमारा पूरा विमर्श इस बात पर टिका है कि इंसानियत लगातार पतन की ओर जा रही है। हाँ, ग्राफ हमेशा नीचे ही जाता दिखता है। बिल्कुल। हम क्लाइमेट चेंज, युद्ध और आर्थिक संकटों को एक सीधी रेखा में देखते हैं, लेकिन ये स्रोत इस पूरी डूम्सडे मतलब प्रलय वाली मानसिकता को ही खारिज कर देता है। तो ये कोई चमत्कार की उम्मीद कर रहा है क्या? नहीं, ये किसी चमत्कार की उम्मीद नहीं कर रहा है। इसके बजाय ये ब्रह्मांड के कुछ बहुत ही बुनियादी नियमों के आधार पर अपना तर्क रख रहा है। मतलब ये समस्याओं को नजरअंदाज नहीं कर रहा। एकदम नहीं। ये वर्तमान की भयंकर समस्याओं से आंखें नहीं चुराता, बल्कि ये उन समस्याओं को एक बहुत बड़े और चक्रीय फ्रेमवर्क में रखकर देखने का तरीका सुझाता है। चक्रीय फ्रेमवर्क, वाह! तो चलिए सबसे पहले इसी वर्तमान वास्तविकता पर बात करते हैं। स्रोत भविष्य के स्वर्णिम युग की बात करने से पहले आज की दुनिया का जो आईना दिखाता है वो बहुत ही चुभने वाला है। जी, बहुत चुभने वाला है। इसमें उन भीड़-भाड़ वाले शहरों, प्रदूषण और रोजमर्रा के संघर्षों का जिक्र है जिन्हें हम सब असल में जी रहे हैं। हाँ, लेकिन जो बात सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है वो ये है कि स्रोत हमारी मुख्य समस्या तकनीक या धन की कमी को नहीं मानता। सही कहा। इसके विपरीत ये कहता है कि बेतहाशा बाहरी प्रगति होने के बावजूद आज के इंसान के अंदर एक भयानक शांत खालीपन है। शांत खालीपन, ये शब्द बहुत भारी है ना? हम उस दौर में हैं जहां हमारे पास इतिहास की सबसे बेहतरीन स्वास्थ्य सेवाएं हैं, सबसे तेज गाड़ियां हैं और सबसे ज्यादा पैसा भी है। हाँ, सुविधाएं तो चरम पर हैं। बिल्कुल। लेकिन फिर भी डिप्रेशन और एंजाइटी रिकॉर्ड स्तर पर है। यही वो सटीक विरोधाभास है जिस पर हमें रुककर सोचना चाहिए। मतलब बाहरी प्रचुरता और आंतरिक दरिद्रता। एकदम सही शब्द इस्तेमाल किया आपने। इंसान ने बाहर की दुनिया को तो पूरी तरह से जीत लिया है, लेकिन अंदर की दुनिया एकदम बंजर हो चुकी है। हाँ, हम लगातार कुछ ना कुछ खोज रहे हैं, कभी किसी नई नौकरी में, कभी नए रिश्तों में, तो कभी सोशल मीडिया के लाइक्स में। जी, लेकिन वो जो गहरी शांति होती है वो गायब है। स्रोत इस बात पर जोर देता है कि जब तक यह आंतरिक खालीपन भरा नहीं जाएगा, तब तक कोई भी भारी सफलता हमें संतुष्ट नहीं कर सकती। और इस खालीपन को समझाने के बाद स्रोत एक सिद्धांत सामने रखता है जिसे समय का चक्र कहा गया है। मतलब ये विचार कि हर चीज एक चक्र या साइकिल में घूमती है। जैसे कि मौसम बदलते हैं। हाँ, बिल्कुल। जैसे सर्दियां आती हैं, फिर वसंत आता है और फिर गर्मियां। उसी तरह स्रोत का दावा है कि समय भी एक विशाल चक्र में घूमता है। मतलब पवित्रता से अपवित्रता की ओर। जी, और शांति से अराजकता की ओर। अगर आज दुनिया में चरम स्तर की अराजकता है, तो इस चक्कर के नियम के अनुसार इसके बाद परम शांति का दौर आना ही है। ये सुनने में बहुत राहत देने वाला लगता है। लगता तो है, लेकिन मुझे यहाँ एक बहुत बड़ी समस्या नजर आती है। अच्छा, किस तरह की समस्या? मतलब अगर हम ये मान लें कि समय एक चक्र है और बुरा वक्त अपने आप अच्छे वक्त में बदल जाएगा, तो क्या ये विचार हमें पूरी तरह से निष्क्रिय नहीं बना देता? आप किस मायने में कह रहे हैं? मतलब अगर कड़ाके की सर्दी के बाद वसंत का आना तय ही है, तो फिर मैं घर से बाहर निकल के काम क्यों करूं? मैं बस
कंबल ओढ़कर बैठ सकता हूँ और वसंत का इंतजार कर सकता हूँ। हाँ, मैं समझ रही हूँ आप क्या कह रहे हैं। क्या ये चक्र का सिद्धांत इंसानों को उनकी जिम्मेदारियों से भागने का एक बहाना नहीं दे रहा है? ये तर्क पहली नजर में सही लग सकता है, लेकिन अगर हम चक्र के इस नियम की गहराई में जाएं, तो ये निष्क्रियता की नहीं बल्कि सजग तैयारी की बात करता है। सजग तैयारी? वो कैसे? देखिए, सर्दी के बाद वसंत का आना तय है, ये एक ब्रह्मांडीय सत्य है। लेकिन कड़ाके की ठंड में बिना गर्म कपड़ों के बाहर बैठ जाना समझदारी नहीं है। हाँ, वो तो बेवकूफी होगी। बिल्कुल। समय का ये चक्र हमें ये समझाता है कि जो कुछ भी हो रहा है वो एक बड़ी प्रक्रिया का हिस्सा है। जब इंसान को ये पता होता है कि रात के बाद सुबह होने वाली है, तो वो अंधेरे से घबराता नहीं है। मतलब वो उम्मीद नहीं हारता। जी, वो अंधेरे में बैठकर रोने के बजाय सुबह के लिए अपनी तैयारी करता है। ये सिद्धांत हमारे अंदर से उस डर और घबराहट को निकाल देता है जो आज की दुनिया पर हावी है। ये नजरिया सच में काम का है, घबराहट से तैयारी की ओर जाना। लेकिन तैयारी किस चीज की? यही तो मुख्य बात है। अगर आज ये अंधकार का चरण है, तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि इंसानियत यहाँ तक पहुंची कैसे? हमने इतनी सारी बाहरी तरक्की कर ली, फिर भी हम अंदर से इतने खाली और हिंसक कैसे हो गए? इसका जवाब स्रोत बहुत ही स्पष्ट तरीके से देता है। हाँ, क्योंकि स्रोत इसका कारण किसी राजनेता, किसी गलत आर्थिक नीति या किसी देश को नहीं मानता। स्रोत के अनुसार इस पूरी वैश्विक अराजकता का एकमात्र मूल कारण एक गहरा पहचान का संकट है। जी, हम ये भूल गए हैं कि हम असल में कौन हैं। और यहीं पर ये स्रोत एक विशुद्ध सामाजिक टिप्पणी से आगे बढ़कर एक गहरे आध्यात्मिक दर्शन में बदल जाता है। आध्यात्मिक दर्शन मतलब ये आत्मा और शरीर वाली बात करता है? बिल्कुल। यह स्पष्ट करता है कि मनुष्य केवल ये हाड़ मांस का शरीर, उसका बैंक बैलेंस या उसका पद नहीं है। हम मूल रूप से एक चेतना है, एक आत्मा है। और उस आत्मा का असली स्वभाव क्या है? उसका प्राकृतिक स्वभाव ही शांति, प्रेम और शक्ति है। लेकिन समय के साथ मनुष्य ये भूल गया। उसने खुद को अपनी भौतिक इच्छाओं, अपनी संपत्ति और अपने अहंकार से पूरी तरह जोड़ लिया। हाँ, और इसी को आध्यात्मिक भूलने की बीमारी कहा गया है। इसे समझने के लिए मैं एक थिएटर का उदाहरण देना चाहूंगा। मान लीजिए एक बहुत ही शानदार अभिनेता है जो मंच पर एक बहुत ही क्रूर, डरे हुए और लालची इंसान का किरदार निभा रहा है, जो एकदम अपने रोल में घुस गया हो। हाँ, वही। वह अपनी मेथड एक्टिंग में इतना ज्यादा डूब जाता है कि जब नाटक खत्म होता है और पर्दा गिरता है, तब भी वो भूल जाता है कि वो वास्तव में कौन है। वो अपनी असलियत भूल चुका है। जी, वो मंच के बाहर अपनी असली जिंदगी में भी उसी क्रूरता और डर के साथ जीने लगता है। क्या स्रोत ये नहीं कह रहा है कि हम सब भी उसी अभिनेता की तरह हो गए हैं जो अपना असली रूप भूल चुका है? ये थिएटर वाली तुलना बहुत ही सटीक बैठती है। हमने उस किरदार को ही अपनी पूरी सच्चाई मान लिया है। जैसे हमारी नौकरी या हमारा नाम। हाँ, हमारी नौकरी, हमारी जाति, हमारा जेंडर, हमारी राष्ट्रीयता, ये सब मंच के किरदार हैं। लेकिन जब इंसान इन बाहरी चीजों को ही अपनी असली पहचान मान लेता है, तो इसे हम आध्यात्मिक भूलने की बीमारी कह सकते हैं। और इसका सीधा असर हमारे व्यवहार पर पड़ता है। बिल्कुल पड़ता है। सोचिए, जब इंसान ये भूल जाता है कि शांति और प्रेम उसके अंदर ही मौजूद है, तो वो क्या करेगा? जाहिर है वो उन चीजों को बाहर खोजना शुरू कर देगा। एकदम सही। वो बाजार में जाएगा, महंगी चीजें खरीदेगा, दूसरों पर अपना रौब जमाएगा, क्योंकि उसे लगता है कि इन सब बाहरी चीजों से उसे वो खोई हुई शांति मिलेगी। मतलब भौतिकवाद सिर्फ सामान इकट्ठा करना नहीं है? नहीं, भौतिकवाद तब एक भयंकर समस्या बन जाता है जब वो आपके आंतरिक खालीपन को भरने का एक असफल तरीका बन जाता है। समझ रहा हूँ। जब हर इंसान इसी तरह बाहर शांति और खुशी तलाश रहा है, जो कि सीमित मात्रा में उपलब्ध है, तो टकराव होना तो तय है ना। हाँ, संसाधनों की लड़ाई होगी। जी, जब आप ये भूल जाते हैं कि आप खुद प्रेम का स्रोत हैं, तो आप दूसरों से प्यार और सम्मान की भीख मांगने लगते हैं या उसे छीनने की कोशिश करते हैं। यहीं से प्रतिस्पर्धा, असुरक्षा, लालच और अंततः युद्ध पैदा होते हैं। वाह, ये एक ऐसा विचार है जो दुनिया को देखने का चश्मा ही बदल देता है। हम आमतौर पर सोचते हैं कि युद्ध हथियारों से लड़े जाते हैं या पर्यावरण का विनाश फैक्ट्रियों की वजह से हो रहा है। हम उनके लिए संधियां करते हैं, नए कानून बनाते हैं। हाँ, लेकिन स्रोत कह रहा है कि ये सब तो सिर्फ लक्षण हैं। असली बीमारी
तो वो आध्यात्मिक भूलने की बीमारी है। बिल्कुल। जब तक वो अभिनेता ये याद नहीं करेगा कि वो सिर्फ एक किरदार नहीं है, तब तक नाटक का कोई भी नया नियम उसे शांत नहीं कर सकता। और यही कारण है कि स्रोत दुनिया को सुधारने के लिए किसी नई राजनीतिक विचारधारा या बाहरी क्रांति की वकालत नहीं करता। जी, ये स्पष्ट करता है कि कोई भी बाहरी समाधान तब तक स्थायी नहीं हो सकता जब तक इंसान के अंदर का ये पहचान का संकट नहीं सुलझता। जड़ पर काम किए बिना पत्तों पर पानी डालने का कोई फायदा नहीं है। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि उस जड़ तक पहुंचा कैसे जाए। जब हमें ये एहसास हो गया कि हम अपनी असली पहचान भूल चुके हैं और बाहर चीजों को खोजकर थक चुके हैं, तो हम वापस अपनी उस मूल शांत अवस्था में कैसे लौटें? यहाँ स्रोत एक बहुत ही आधुनिक और व्यावहारिक रूपक का इस्तेमाल करता है। बैटरी का रूपक, है ना? हाँ, एक ऐसा रूपक जिसे आज का कोई भी इंसान तुरंत समझ सकता है। स्रोत कहता है कि हमारी चेतना या आत्मा एक बैटरी की तरह है। सदियों से इस भौतिक दुनिया की भागदौड़ में उलझे रहने, क्रोध, लालच और असुरक्षा में जीने के कारण हमारी बैटरी की चार्जिंग लगभग खत्म हो गई है। हम सब 1% बैटरी पर चल रहे स्मार्टफोन की तरह हो गए हैं। हाँ, जो बस हैंग हो रहे हैं, जिनके सिस्टम क्रैश हो रहे हैं। अब इस खाली बैटरी को खुद से तो चार्ज नहीं किया जा सकता। इसे वापस चार्ज करने के लिए एक परम ऊर्जा या एक परम स्रोत की आवश्यकता है, जिसे स्रोत सत्य और पवित्रता के एक शाश्वत प्रकाश के रूप में वर्णित करता है, जो कभी डिस्चार्ज नहीं होता। लेकिन ये चार्जिंग होती कैसे? इस प्रक्रिया के पीछे का विज्ञान समझना जरूरी है। जब स्रोत इस उच्च शक्ति या परम ऊर्जा से जुड़ने की बात करता है, तो ये कोई कर्मकांड नहीं है। ये एक मानसिक और वैचारिक जुड़ाव है। मतलब कोई फिजिकल कनेक्शन नहीं है? नहीं। जब इंसान अपने विचारों को उस परम शांति के स्रोत पर केंद्रित करता है, तो एक तरह का आध्यात्मिक ऊर्जा हस्तांतरण होता है। अच्छा, जैसे खाली बैटरी भरे हुए पावर बैंक से ऊर्जा खींचने लगती है। बिल्कुल वैसे ही। जब ये जुड़ाव गहरा होता है, तो इंसान की खोई हुई आंतरिक शक्ति वापस आने लगती है। जो प्यार और शांति वो बाहर के लोगों और चीजों में खोज रहा था, वो उसके अपने भीतर से प्राकृतिक रूप से बहने लगता है। उसे अब बाहर से किसी सहारे की जरूरत नहीं रहती। ये बात सुनने में तो बहुत अच्छी लगती है कि मैंने खुद को चार्ज कर लिया और मैं शांत हो गया। लेकिन मैं यहाँ थोड़ा और गहराई में जाना चाहता हूँ, क्योंकि ये विचार मुझे बहुत ही सीमित लगता है। सीमित कैसे? मान लीजिए मैंने अपनी बैटरी चार्ज कर ली, मैं एकदम शांत और प्रेमपूर्ण हो गया। लेकिन जब मैं अपनी आंखें खोलता हूँ, तो मैं देखता हूँ कि मेरे आसपास की दुनिया तो अभी भी उसी 1% बैटरी पर चल रही है। हाँ, दुनिया तो तुरंत नहीं बदलेगी। लोग अभी भी लड़ रहे हैं, पर्यावरण अभी भी नष्ट हो रहा है। तो क्या सिर्फ कुछ व्यक्तियों के रिचार्ज होने और खुद को शांत कर लेने से वास्तव में पूरी दुनिया का इतना बड़ा और जटिल सिस्टम बदल सकता है? मुझे ये सोच थोड़ी भोली, मेरा मतलब है नाइस लगती है कि मेरे शांत होने से दुनिया के युद्ध रुक जाएंगे। ये संदेह बहुत ही स्वाभाविक है। हम सिस्टम्स को इंसानों से अलग मानकर चलते हैं। हमें लगता है कि सिस्टम कोई निर्जीव मशीन है जिसे बाहर से ठीक करना होगा। हाँ, हम ऐसे ही सोचते हैं। लेकिन वास्तव में सिस्टम क्या है? सिस्टम इंसानों से ही तो बनता है ना। अगर सिस्टम भ्रष्ट है, तो इसका मतलब है कि उसे चलाने वाले इंसान लालच और असुरक्षा से भरे हुए हैं। लेकिन एक इंसान के बदलने से पूरा सिस्टम कैसे बदल जाएगा? यहाँ स्रोत क्रिटिकल मास और चेतना के प्रभाव की बात करता है। मान लीजिए एक तालाब का शांत पानी है। जब आप उसमें एक छोटा सा पत्थर फेंकते हैं, तो जो लहरें उठती हैं, वे पूरे तालाब के पानी को प्रभावित करती हैं। रिपेल इफेक्ट? हाँ, बिल्कुल। इसी तरह जब कुछ लोग, भले ही वे संख्या में कम हों, अपनी चेतना के स्तर को ऊपर उठाते हैं और उस परम ऊर्जा से जुड़कर पूरी तरह से शांत हो जाते हैं, तो उनका प्रभाव उनके आसपास के वातावरण पर पड़ता है। वे दूसरों को भी प्रभावित करते हैं। जी, वे अपने परिवारों, अपने कार्यस्थलों और अंततः अपने समाज में एक अलग तरह की ऊर्जा का संचार करते हैं। मतलब ये एक चेन रिएक्शन की तरह काम करता है। एकदम सही कहा। जब एक इंसान का लालच या अहंकार खत्म होता है, तो वे जिन 10 लोगों से रोज मिलता है, उनके जीवन से भी तनाव कम होता है। ऐसे इंसान ऐसे फैसले लेते हैं जो पूरी मानवता के हित में होते हैं, न कि सिर्फ उनके अपने स्वार्थ में। ये तो बहुत तार्किक बात है। और जब ऐसे कई लोग एक साथ बदलते हैं, तो समाज का पूरा ढांचा जैविक रूप से बदलने लगता है। ये सड़कों पर नारे लगाने वाली शोरगुल भरी क्रांति नहीं है। ये बहुत ही धीमी और खामोश क्रांति है। तभी स्रोत कहता है कि आत्माएं जाग रही हैं। हाँ, और बदलाव धीरे धीरे हो रहा है। जब लोग भीतर से बदलेंगे, तो उनके द्वारा बनाए गए संस्थान, उनके कानून
और उनकी अर्थव्यवस्थाएं अपने आप बदल जाएंगी। यह बात मुझे स्रोत के अंतिम और सबसे प्रमुख दावे तक ले जाती है, स्वर्णिम युग का आगमन। यह व्यक्तिगत बदलाव किस तरह एक पूरे स्वर्णिम युग को जन्म देता है। स्रोत के अनुसार ये कोई परिकथा या सपनों की दुनिया नहीं है, बल्कि यह दुनिया की असली और मूल अवस्था है। स्रोत में जो दृश्य दिखाए गए हैं वे बहुत ही सुखद हैं। एक ऐसी दुनिया जहां मनुष्य और प्रकृति के बीच कोई टकराव नहीं है। प्रकृति अपने सबसे शुद्ध रूप में है। जी, वहां इंसानों के बीच कोई दुख नहीं है, कोई डर नहीं है और किसी भी तरह की प्रतिस्पर्धा नहीं है। स्वर्णिम युग की यह परिकल्पना आज की दुनिया के बिल्कुल विपरीत है। आज हम हर चीज को एक सीमित संसाधन के रूप में देखते हैं, जिसके लिए हमें लड़ना ही होगा। और शायद इसीलिए मुझे इस हिस्से में एक बात सबसे ज्यादा चौंकाने वाली लगी। कौन सी बात? स्रोत दावा करता है कि स्वर्णिम युग में किसी भी तरह के कानून की कोई आवश्यकता नहीं है। वहां कोई पुलिस, कोई कोर्ट या कोई जेल नहीं है, क्योंकि वहां कोई गलत काम ही नहीं होता। जी, ये बहुत दिलचस्प है। जब मैंने ये पढ़ा तो मुझे लगा कि क्या ये संभव भी है। आज के समय में कानून के बिना समाज की कल्पना करने का मतलब है पूरी तरह से अराजकता और तबाही। ये विचार सच में बहुत क्रांतिकारी है और इसे समझने के लिए हमें कानून की जरूरत पर विचार करना होगा। आज की दुनिया में कानून न होने का मतलब हम अराजकता से क्यों लगाते हैं? क्योंकि लोग अपराध करेंगे। बिल्कुल, क्योंकि आज के समाज में व्यवस्था बनाए रखने के लिए हमें डर और सजा की जरूरत पड़ती है। हम मानकर चलते हैं कि इंसान मूल रूप से स्वार्थी है और अगर उसे सजा का डर नहीं होगा तो वो दूसरों को नुकसान पहुंचाएगा। तो हम अपराध को रोकने के लिए बाहर से नियम थोपते हैं। जी, तो क्या स्वर्णिम युग में इंसान पूरी तरह बदल जाते हैं? स्वर्णिम युग की परिकल्पना यह है कि वो समाज डर या सजा पर नहीं, बल्कि इंसानों के स्वाभाविक पवित्रता और उच्च चेतना पर चलता है। इसे एक बहुत ही अच्छे परिवार के उदाहरण से समझा जा सकता है। परिवार का उदाहरण? अच्छा। क्या एक प्यार करने वाले परिवार में आपस में व्यवहार करने के लिए कोई लिखित संविधान होता है? क्या वहां कोई नियम होता है कि अगर एक भाई दूसरे का खाना खाएगा तो उसे जेल हो जाएगी? नहीं, वहां सब कुछ आपसी समझ और प्यार से चलता है। ठीक उसी तरह जब समाज का हर व्यक्ति आंतरिक रूप से पूरी तरह संतुष्ट है, जब उसकी बैटरी फुल है, तो वो किसी दूसरे का हक क्यों छीनेगा? क्योंकि उसे किसी चीज की कमी महसूस नहीं हो रही। बिल्कुल। अपराध हमेशा असुरक्षा, कमी के एहसास या अपनी श्रेष्ठता साबित करने की होड़ से पैदा होता है। जब कोई कमी ही नहीं है, जब हर इंसान ये जानता है कि वो मूल रूप से एक शांत और प्रेमपूर्ण चेतना है, तो अपराध का कोई कारण ही नहीं बचता। और जब अपराध नहीं है तो कानून की क्या जरूरत? सही बात है। ये एक ऐसा समाज है जो बाहरी नियमों से नहीं, बल्कि आंतरिक अनुशासन और स्वाभाविक प्रेम से संचालित होता है। ये एक बहुत ही सुंदर और गहरी परिकल्पना है। एक ऐसी दुनिया जहां खुशी को बाहर खोजा नहीं जाता, बल्कि उसे रोजमर्रा की जिंदगी के रूप में जिया जाता है। जहां जिंदगी सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की कोई अंधी रेस नहीं है, बल्कि एक उत्सव है। और सबसे जरूरी बात जो इस चर्चा से निकल कर आती है वो ये है कि ये स्वर्णिम युग आसमान से नहीं टपकने वाला है। स्रोत बहुत ही स्पष्ट शब्दों में कहता है कि स्वयं को बदलो और दुनिया बदल जाएगी। स्वर्णिम युग आपके भीतर से शुरू होता है। ये इस पूरे दर्शन का सबसे शक्तिशाली संदेश है। ये हमें एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी देता है और बहुत बड़ी ताकत भी। हम अक्सर सोचते हैं कि दुनिया का भविष्य क्या होगा, ये कोई दूर का रहस्य है जिसे कोई बड़ा नेता या कोई नई तकनीक तय करेगी। लेकिन स्रोत कहता है कि भविष्य की चाबी पूरी तरह से आज इस पल में हमारे व्यक्तिगत निर्णयों में छिपी है। हमारी चेतना का जो स्तर आज है, वही दुनिया का कल तय कर रहा है। तो इस पूरी चर्चा का सार क्या है? जो इंसान आज की भाग-दौड़, काम के तनाव और लगातार आती नकारात्मक खबरों से थका हुआ और निराश महसूस कर रहा है, उसके लिए इस जानकारी का क्या मतलब है? इसका सीधा सा अर्थ यह है कि यह स्रोत वर्तमान की अराजकता को एक अलग चश्मे से देखने की दृष्टि देता है। ये एक बहुत ही गहरी और ठोस उम्मीद देता है कि आज की ये सारी समस्या है, दुनिया का अंतिम अध्याय नहीं है। जी, यह एक नए अध्याय, एक नई सुबह के शुरू होने से ठीक पहले का गहरा अंधेरा है। दुनिया का भविष्य अंधकार में नहीं है, बल्कि यह पूरी तरह से स्वर्णिम है। हमें बस अपनी बैटरी को सही जगह प्लग इन करने की जरूरत है, ताकि हम उस नई सुबह का हिस्सा बन सकें। और यह कोई झूठा दिलासा नहीं है। यह समय के अटल चक्र और मानव चेतना की उस मूल पवित्रता पर आधारित विश्वास है जो कभी खत्म नहीं होती।
बस कुछ समय के लिए छिप जाती है। आज की हमारी इस पड़ताल में हमने बहुत सी गहरी बातों पर विचार किया। हमने देखा कि कैसे बाहर की उथल-पुथल असल में हमारे अंदर की उथल-पुथल का ही आईना है। हाँ, और कैसे हम उस अभिनेता की तरह अपनी असली पहचान भूल गए हैं। बिल्कुल। और कैसे उस परम ऊर्जा से जुड़कर हम वापस अपने प्राकृतिक रूप में लौट सकते हैं, जिससे एक बिना कानून वाले लेकिन पूर्णतः व्यवस्थित स्वर्णिम युग की शुरुआत हो सकती है। लेकिन इस चर्चा को खत्म करने से पहले मैं एक ऐसा विचार छोड़ना चाहूंगा जो पूरे दर्शन को एक नए सिरे से देखने पर मजबूर कर देगा। वो कौन सा विचार है? देखिए, स्रोत बार बार इस बात पर जोर देता है कि समय एक चक्र है। रात के बाद दिन आता है, अपवित्रता के बाद पवित्रता आती है और घोर अंधकार के बाद स्वर्णिम युग का आना बिल्कुल तय है। हाँ, ये बहुत ही आशावादी है। लेकिन अगर समय वाकई एक गोल चक्र है, अगर दिन के बाद रात आती है, तो क्या इसका अनिवार्य मतलब ये नहीं है कि दिन के बाद फिर से रात भी आएगी? ये एक बहुत ही जटिल दार्शनिक प्रश्न है। अगर एक ऐसे स्वर्णिम युग की स्थापना होती है जो पूर्णतः आदर्श है, जहां सब कुछ परफेक्ट है, तो क्या समय के चक्र के अनुसार वो भी हमेशा के लिए नहीं रहेगा? ये सोचने वाली बात है। क्या दुनिया की वो सबसे आदर्श स्थिति भी स्वाभाविक रूप से फिर से बिगड़ने और पतन की ओर जाने के लिए ही बनी है? क्या प्रकाश और अंधकार का, शांति और अराजकता का ये शाश्वत नृत्य कभी रुकेगा ही नहीं? या हमें बस इस ब्रह्मांडीय खेल को, इस अंतिम चक्र को ही स्वीकार करना सीखना होगा? शुरुआत में हमने कहा था कि उगता हुआ सूरज कभी धोखा नहीं देता। रात के बाद दिन का आना तय है। सूरज उगता जरूर है, लेकिन यह भी उतना ही बड़ा सच है कि जो सूरज उगता है वो एक न एक दिन ढलता भी है। जी। और शायद यही इस ब्रह्मांड का सबसे बड़ा और अनसुलझा रहस्य है। इस विचार के साथ हम आज की इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। सोचने के लिए बहुत कुछ है। अपनी असली पहचान को याद रखिए, अपनी आंतरिक शांति की बैटरी को चार्ज करते रहिए और इस चक्र को समझने की कोशिश करते रहिए।